वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज ना घटना चक्र से साइंस के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो सभी लेके आई हूँ मैं। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ बिना टाइम वेस्ट किए हुए। फर्स्ट क्वेश्चन है, अति विवादास्पद भ्रूणीय स्टेम कोशिकाओं के विकल्प के रूप में कौन बायोएथिकल अविवादास्पद स्रोत है? स्टेम कोशिकाओं का अस्थिमज्जा से व्युत्पन्न स्टेम कोशिकाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेम सेल ऐसी मूल कोशिकाएं होती हैं जिनमें शरीर के किसी भी अंग की कोशिका को तैयार किया जा सकता है। वैज्ञानिकों के अनुसार इन कोशिकाओं को शरीर की किसी भी कोशिका की मरम्मत के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। स्टेम कोशिका को वैज्ञानिक प्रयोगों के लिए स्रोत के आधार पर भ्रूण वयस्क तथा कॉर्ड ब्लड में बांटा जाता है। अधिकांशतः स्टेम कोशिकाएं भ्रूण से प्राप्त होती है। इन्हें जन्म के समय ही सुरक्षित रखना होता है। इन मौलिक कोशिकाओं के अनुसंधान को लेकर काफ़ी विवाद है। कारण यह है कि विकास के प्रारंभिक चरण में मानव भ्रूण से इन कोशिकाओं को प्राप्त करने के दौरान भ्रूण नष्ट हो जाता है। इसलिए नैतिकता के आधार पर इस तरह के अनुसंधानों का विरोध होता रहा है, मगर मौजूदा दौर में इसके वैकल्पिक स्रोत की तलाश कर ली गई है जिसमें भ्रूण को नष्ट करने की कोई आवश्यकता नहीं होती। गर्भनाल का रक्त, दांत, अस्थिमज्जा आदि स्टेम कोशिकाओं के अविवादास्पद स्रोत है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भावी माता पिता के अंड तथा शुक्राणु उत्पन्न करने वाली कोशिकाओं में आनुवंशिक परिवर्तन किए जा सकते हैं। व्यक्ति का जीनोम जन्म से पहले प्रारंभिक भ्रूणीय अवस्था में संपादित किया जा सकता है। मानव प्रेरित बहुशक्त स्टेम कोशिकाओं को एक शुकर के भ्रूण में अंतर्वेशित किया जा सकता है। नेक्स्ट है, उपयुक्त कथनों में से कौन से सही हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1, 2 एंड 3। जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंतर्गत जीन एडिटिंग के तहत भावी माता पिता के अंड या शुक्राणु उत्पन्न करने वाली कोशिकाओं में आनुवंशिक परिवर्तन किए जा सकते हैं। व्यक्ति का जीनोम जन्म से पहले प्रारंभिक भ्रूणीय अवस्था में संपादित किया जा सकता है। मानव प्रेरित बहुशक्त स्टेम कोशिकाओं को एक शुकर के भ्रूण में अंतर्वेशित कर वांछित अंग का निर्माण किया जा सकता है। कायिक कोशिका न्यूक्लियर अंतरण प्रौद्योगिकी का अनुप्रयोग क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जंतुओं का जननीय क्लोनिंग। कायिक कोशिका नाभिकीय अंतरण प्रौद्योगिकी का प्रयोग जंतुओं की प्रजननीय प्रतिरूपण या जननीय क्लोनिंग द्वारा आनुवंशिक तौर पर अभिन्न पशुओं के निर्माण के लिए किया जाता है। इस प्रक्रिया में एक दाता वयस्क कोशिका का स्थानांतरण करना शामिल होता है। हाइब्रिडोमा प्रौद्योगिकी एक नया जीव प्रौद्योगिकीय उपागम है। तो किसका है? एक क्लोनी प्रतिरक्षियों के वाणिज्य उत्पादन के लिए। एक बी लिम्फोसाइट तथा एक माइलोमा कोशिका के संलयन से प्राप्त संकर कोशिका हाइब्रिडोमा कहलाती है। हाइब्रिडोमा क्लोनों को पात्र कल्चर करके एक क्लोनीय प्रतिरक्षियों का उत्पादन करते हैं। इसे हाइब्रिडोमा प्रौद्योगिकी कहते हैं तथा इसके विकास हेतु कोल्हर तथा सी मिलस्टाइन को वर्ष 1984 में नोबेल पुरस्कार दिया गया। बंथारा में प्लांट फील्ड जीन बैंक, तो इसका हो जाएगा संकटापन्न वर्ग के पौधों को सुरक्षित रखेगा, जैव विभिन्नता की दस्युता को रोकेगा, आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण पौधों की पहचान करेगा, उपयुक्त सभी। बंथरा में प्लांट फील्ड जीन बैंक संकटापन्न वर्ग के पौधों को सुरक्षित रखेगा, जैविक विभिन्नता की दस्युता को रोकेगा तथा आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण पौधों की पहचान करेगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय पेटेंट अधिनियम के अनुसार किसी बीज को बनाने की जैव प्रक्रिया को भारत में पेटेंट कराया जा सकता है। भारत में कोई बौद्धिक संपदा अपील बोर्ड नहीं है। पादप किस्में भारत में पेटेंट कराए जाने के पात्र नहीं है। पादप की किस्में, तो इसका राइट आंसर केवल 3 हो जाएगा। पेटेंट अधिनियम 1970 की धारा 3 के जे के तहत किसी बीज को बनाने की जैव प्रक्रिया को आविष्कार की श्रेणी से बाहर रखा गया है। इसका भारत में पेटेंट नहीं कराया जा सकता। भारत में सितंबर 1958 में बौद्धिक संपदा अपीलीय बोर्ड गठित किया गया था, जो कि एक अर्ध न्यायिक निकाय है। पेटेंट अधिनियम 1970 की धारा के तहत ही पादप और पादप प्रजातियों को आविष्कार नहीं माना जा सकता। तद अनुसार भारत में पादप और पादप प्रजातियां पेटेंट कराए जाने के पात्र नहीं है। इस प्रकार प्रश्नगत कथनों में विकल्प 3 सही है। कपास के कीट रोधी पौधे आनुवंशिक इंजीनियरिंग द्वारा एक जीन को विनिष्ट
निविष्ट कर निर्मित किए गए हैं, जो लिया गया है जीवाणु से। कपास के कीटरोधी पौधे आनुवंशिक अभियांत्रिकी द्वारा एक जीन को विनिष्ट कर विनिर्मित किया गया है, जिसे जीवाणु बैसिलस थुरिंजिएंसिस द्वारा तैयार किया गया है। इस जीव विष का नाम बीटी है। बीटी जीव विष जीवाणु से क्लोनीकृत होकर पौधों में अभिव्यक्त होकर कीटों की प्रतिरोधकता को उत्पन्न करता है, जिसमें इसमें कीटनाशकों के उपयोग की आवश्यकता नहीं होती है। इस तरह से जैव पीड़कनाशियों का निर्माण होता है, जैसे बीटा कपास, बीटी मक्का इत्यादि। अमेरिकी बहुराष्ट्रीय कंपनी मोनसैंटो ने एक कीट प्रतिरोधी कपास की किस्म बनाई है, जिसका भारत में क्षेत्र में परीक्षण किया जा रहा है। निम्नलिखित जीवाणुओं से किस एक के आविष जीन का इस परिजीवी कपास में अंतरण हुआ है? तो बैसिलस सबटाइलिस, बैसिलस थुरिंजिएसिस, बैसिलस एमाइलोक्रिफेंसियंस, बैसिलस ग्लोबलाई। तो इसका राइट आंसर बी होगा। सूक्ष्म जीव जो बीटी कपास के उत्पादन से संबंधित है वह है एक जीवाणु। क्या है? जीवाणु। कीट प्रतिरोधी परजीवी कपास जीन के निवेशन से निर्मित किया जाता है। जीन यानी कि बीटी एक जीवाणु से प्राप्त किया जा सकता है। प्रश्न का उत्तर नीचे दिए हुए कूट में सहायता से चुनिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। कीट प्रतिरोधी परजीवी कपास जीन के निवेशन से निर्मित किया गया है। बीटी जीन एक विशेष जीवाणु बैसिलस थुरिंजिएंसिस से प्राप्त किया जाता है। इसकी कुछ नस्लें ऐसे प्रोटीन का निर्माण करती है जो विशिष्ट कीटों जैसे लेपिडोप्टेरॉन, डिप्टेरॉन इत्यादि को मारने में सहायक हैं। विशिष्ट बीटी जीव इस विशेष जीवाणु से पृथक कर कई फसलों जैसे कपास में समाविष्ट किया जा चुका है। बोलगार्ड फर्स्ट और बोलगार्ड द्वितीय प्रौद्योगिकियों का उल्लेख किसके संदर्भ में किया जाता है? तो आनुवंशिकी रूप से रूपांतरित फसली पादपों के विकास में। बोलगार्ड प्रथम और बोलगार्ड द्वितीय प्रौद्योगिकी आनुवंशिकी रूप से संशोधित फसली पौधों को विकसित करने में मदद करती है। बोलगार्ड प्रौद्योगिकी विनाशकारी बोलवर्म संक्रमण के खिलाफ कपास की फसल को सुरक्षा प्रदान करती है। बोलगार्ड फर्स्ट बीटी कॉटन भारत की पहली बायोटेक फसल तकनीक है, जिसे 2002 में भारत में व्यवसायीकरण हेतु मंजूरी प्रदान की गई थी। बोलगार्ड द्वितीय तकनीक एक बेहतर डबल जीन तकनीक है। बैगन के आनुवंशिक अभियांत्रिकी से उसकी एक नई किस्म बीटी बैगन विकसित की गई है। इसका लक्ष्य क्या है? इसे नाशक जीव सह बनाना है। बीटी बैगन है एक आनुवंशिक रूप से परिवर्तित बैगन। नेक्स्ट है, भारत में बीटी बैगन के प्रवेशन पर लोगों के विरोध के क्या कारण? बीटी बैगन की रचना इसके जीनोम में मृदा कवक के जीन को प्रवेश कराकर की गई है। बीटी बैगन के बीज टर्मिनेटर बीज है, जिसके कारण किसानों को प्रत्येक मौसम के पहले बीज कंपनी से बीज खरीदना पड़ता है। एक आशंका है कि बीटी बैगन के उपभोग का स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। यह भी चिंता है कि बीटी बैगन के प्रवेशन से जैव विविधता पर विपरीत प्रभाव हो सकता है। तो इसका राइट आंसर तो वैसे ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट है, बीटी मिट्टी में पाए जाने वाला एक ग्राम पॉजिटिव जीवाणु है। इसमें पाए जाने वाला एक विशेष जीन यदि बैगन में निवेश कर दिया जाए तो वह एक विष उत्पन्न करता है, जो बैगन में लेपिडोप्टेरॉन कीटों जैसे ब्रिंजल फुट बोरर के विरुद्ध प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करता है। नेक्स्ट है, पीड़कों को प्रतिरोध के अतिरिक्त वे कौन सी संभावना है जिनके लिए आनुवंशिक रूप से रूपांतरित पादपों का निर्माण किया गया है? सूखा सहन करने के लिए उन्हें सक्षम बनाना, उत्पाद में पोषकीय मान बढ़ाना, अंतरिक्ष यानों और अंतरिक्ष स्टेशनों में उन्हें उगने वाले प्रकाश संश्लेषण करने के लिए सक्षम बनाना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, केवल 1, 2 एंड 4। तो अब हम फिजिक्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ। तो चलते हैं फिजिक्स की तरफ। निम्न में से कौन सी मूल भौतिक राशि है? तो ये हो जाएगा विद्युत धारा। शक्ति का मात्रक वाट। शक्ति का मात्रक क्या होता है? वाट। विद्युत शक्ति की एसआई मात्रक क्या होगा? विद्युत शक्ति की एसआई मात्रक वाट।
नेक्स्ट है बल का मात्रक क्या होगा, न्यूटन। कार्य का मात्रक क्या होगा, जूल। जब किसी वस्तु पर बल लगाकर विस्थापन उत्पन्न किया जाता है तो बल द्वारा किया गया कार्य बल तथा बल की दिशा में विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। कार्य एक अदिश राशि है, इसका मात्रक न्यूटन मीटर है, जिसे जूल कहते हैं। जूल ऊर्जा का मात्रक है। आवृत्ति को मापा जाता है तो हर्ट्ज में। हर्ट्ज में क्या मापा जाता है, आवृत्ति को। चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता की इकाई है चालक की, तो इसका होगा किसी पदार्थ की वैद्युत प्रतिरोधकता से उस पदार्थ द्वारा विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करने की क्षमता का पता चलता है। जब प्रतिरोधकता वाले पदार्थ आसानी से विद्युत आवेश को चलने देता है तो इसकी ऐसा मात्रक क्या होता है, ओम मीटर। नेक्स्ट है ओम मीटर मात्रक है तो प्रतिरोधकता की। निम्न युग्मों में कौन सा एक सुमेलित नहीं है, लेंस की क्षमता, डायोप्टर, दबाव पास्कल, रेडियो एक्टिव पदार्थ की सक्रियता क्यूरी, ऊष्मा जूल। तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी। किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ की सक्रियता से तात्पर्य प्रति इकाई समय में अपक्षय होने वाले नाभिकों की संख्या से है। एसआई प्रणाली में इसकी इकाई वेक्यूरल है। क्यूरी इसका पुराना एवं गैर एसआई मात्रक है। स्पष्ट है कि युग सी जो है युग्म सही। प्रकाश वर्ष इकाई है, प्रकाश वर्ष दूरी की। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, दूरी की। प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। 1 प्रकाश वर्ष इज इक्वल टू होता है 9.46 10⁻15 मीटर। प्रकाश वर्ष होता है तो क्या होता है, प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी। प्रकाश वर्ष है क्या है, वह दूरी जो प्रकाश एक वर्ष में तय करता है। खगोलीय दूरियां प्रकाश वर्ष में मापे जाने का कारण निम्न में से कौन सा है। प्रकाश की गति सदैव एक समान होती है। एक पारसिक तारों संबंधी दूरियां मापने का मात्रक बराबर है तो 3.25 प्रकाश वर्ष पारसिक मात्रक है तो दूरी की। मापक की कौन सी इकाई को 0.39 से गुना करने पर इंच प्राप्त होता है, तो वो है सेंटीमीटर को। छह फीट लंबे व्यक्ति की ऊंचाई नैनोमीटर में कैसे व्यक्त की जाएगी, तो 183 × 10⁻7 नैनोमीटर। 1 नैनोमीटर होती है 10⁻⁻7 सेंटीमीटर। एम्पियर मापने की इकाई है तो क्या है, विद्युत धारा। मेगावाट बिजली के नापने की इकाई है जो उत्पादित की जाती है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। यहाँ पे डायरेक्ट एक्सप्लेनेशन देखते हैं क्योंकि हमें तो याद करनी है ना। त्वरण किसी गतिमान वस्तु के वेग में प्रति एकांक समयांतराल में होने वाली परिवर्तन है। इसका मात्रक मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। बल का मात्रक न्यूटन होता है। आवेग का मात्रक होता है न्यूटन सेकेंड। कार्य का जूल। नेक्स्ट है निम्नलिखित SI यूनिटों में कौन सही सुमेलित नहीं है। कार्य का जूल होता है, बल का न्यूटन होता है, द्रव्यमान किलोग्राम, दाब का डाइन होता है। तो दाब का डाइन नहीं, दाब का पास्कल होता है, तो ऑप्शन डी है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। वाट नॉट नॉटिकल मीन कैलोरी। तो यहाँ पे वाट किसका इकाई हो जाएगा, तो शक्ति का। नॉट किसका हो जाएगा, कैलोरी हो जाएगा। किसका हो जाएगा, कैलोरी, ऊष्मा का। नेक्स्ट है शक्ति का मात्रक है जूल पर सेकेंड होता है, जिसे वाट कहते हैं। नॉट समुद्री जहाज की गति मापने की इकाई है। नौ संचलन में प्रयुक्त दूरी को नॉटिकल मील में मापते हैं। कैलोरी ऊष्मा का मात्रक। नेक्स्ट है जूल, एम्पियर, वाट। जूल क्या हो जाएगा, ऊष्मा। एम्पियर, एम्पियर विद्युत धारा होगा। वाट हो जाएगा कैलोरी। कैलोरी में क्या चीज़ मापते हैं, वाट, वोल्ट। नेक्स्ट है जूल कार्य एवं ऊर्जा का मात्रक है। एम्पियर, वाट, वोल्ट एवं कैलोरी क्रमशः धारा, सामर्थ्य, विभवांतर और ऊष्मा के मात्रक है। 1 हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं, तो 746 वाट। किसी कर्ता द्वारा
कार्य करने की दर को उसकी शक्ति या सामर्थ्य कहते हैं। शक्ति का मात्रक जूल पर सेकेंड होता है। निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है? तो प्रकाश वर्ष। समय मापने इकाई जी नहीं, ये दूरी मापने की इकाई है। प्रकाश वर्ष समय की नहीं अपितु दूरी मापन की इकाई है। अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ के अनुसार प्रकाश वर्ष वह दूरी है जो प्रकाश द्वारा निर्वात में एक वर्ष में तय की जाती है। नेक्स्ट है एंगस्ट्रॉम इकाई है तरंग दैर्ध्य की। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए उत्तर का चयन कीजिए। दाब का पास्कल, ऊर्जा का जूल, तरंग दैर्ध्य एंगस्ट्रॉम, उच्च वेग। तो इसका राइट आंसर सी होता। बाकी देखते हैं। द्रव्य यांत्रिकी के संदर्भ में मैक संख्या किसी माध्यम के सापेक्ष वस्तु के वेग तथा उस माध्यम में ध्वनि की चाल का अनुपात है। मैक उच्च वेग को प्रदर्शित करने हेतु प्रयुक्त होता है। तरंग दैर्ध्य का मापन एंगस्ट्रॉम में किया जाता है, जबकि दाब का मात्रक पास्कल, ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। जूल ऊर्जा से उसी तरह संबंधित है जैसे पास्कल संबंधित है दबाव से। 1 माइक्रोन बराबर होता है किसके बराबर? 1/1000 मिलीलीटर के बराबर, ऑप्शन सी। 1 माइक्रोन लंबाई प्रदर्शित करता है तो 10⁻⁻⁴ सेंटीमीटर की। निम्नलिखित में से कौन से एक सुमेलित नहीं है? सेल्सियस नवसंचलन में दूरी की गई ऊष्मा की इकाई, ये सही नहीं है। सेल्सियस ताप को मापने का मात्रक है, ऊष्मा का मात्रक कैलोरी होता है। नवसंचालन में प्रयुक्त दूरी को मापने की इकाई समुद्री मील है। शक्ति का मात्रक जूल पर सेकेंड होता है, जिसे वाट कहते हैं। 1 शक्ति 746 वाट के समतुल्य होता है। ध्वनि की प्रबलता को डेसिमल मात्रक में मापते हैं। निम्नलिखित में कौन सा एक ऊष्मा की इकाई नहीं है? कैलोरी, किलो जूल, किलो कैलोरी, वाट जो होगा वो ऊष्मा की, ये नहीं होगा। ऊष्मा की इकाई निम्न में से कौन सही नहीं है? तो सेंटीग्रेड। ऊष्मा की इकाई सेंटीग्रेड नहीं है बल्कि तापमान की इकाई है। कैलोरी, जूल एवं अर्ग ऊष्मा की इकाई है। ऊष्मा ऊर्जा का एक रूप है। जब ऊर्जा एक पिंड से दूसरे पिंड में तापांतर के कारण स्थानांतरित होता है तब स्थानांतरित होने वाली ऊर्जा ऊष्मा कहलाती है। 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य हो जाएगा 1000 मीटर। दूरी को मापने का एसआई मात्रक मीटर होता है। 1 किलोमीटर 1000 मीटर के बराबर होता है। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। 1 पिकोग्राम बराबर होता है तो 10⁻⁻12 ग्राम के। पास्कल इकाई है किसका इकाई है? तो दाब की। दाब की इकाई क्या है? तो न्यूटन पर वर्ग मीटर। किसी तल के इकाई क्षेत्रफल लगने वाले बल को दाब कहते हैं। दाब एक अदिश राशि है। दाब का मात्रक न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, जिसे पास्कल कहते हैं। दाब का मात्रक है इनमें से कोई नहीं। किलोग्राम बल पर वर्ग सेंटीमीटर, जिसे प्राय किलोग्राम पर वर्ग सेंटीमीटर से ही निरूपित किया जाता है। दाब की एक अप्रचलित इकाई है। यह एसआई प्रणाली का अंग नहीं है। दाब की वर्तमान में प्रचलित इकाई न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। पारिस्थितिक दबाव की इकाई क्या है? तो बार, ऑप्शन ए। वायुमंडलीय दाब का एसआई मात्रक बार है, जो 10⁵ मीटर पर सेकेंड न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के समतुल्य होता है। इसे एसआई मात्रक के रूप में पास्कल द्वारा परिभाषित किया जाता है। 1 किलोग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर दाब समतुल्य है। किसके समतुल्य है? 1 बार के। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक नहीं है? तो विकृति का। तेल का एक बैरल निम्न में से लगभग कितना होता है? तो 159 लीटर का। लंबाई की न्यूनतम इकाई हो जाएगा फर्मी मीटर। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। जल प्रवाह की दर को मापने के लिए क्यूबिक फीट प्रति सेकंड का प्रयोग किया जाता है। कंप्यूटर के संदर्भ में बाइट डिजिटल सूचना की एक इकाई है। रिएक्टर भूकंप की तरंगों की तीव्रता मापने का एक गणितीय पैमाना है। बार दाब की एक इकाई है। यह 100 किलो पास्कल के बराबर होता है। क्यूसेक में क्या मापा जाता है? तो जल का बहाव। निम्नांकित में कौन एक वायुमंडल के ओजोन परत की मोटाई नापने वाली इकाई है? तो डॉवसन।
तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर।